गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बिल्कुल सही बात है। जो दिन रात मेहनत करेगा, दिन रात पढ़ाई करेगा, उसे ही एक न एक दिन सफलता मिलेगी। जो संघर्ष लगातार करता रहेगा, प्रयास लगातार करता रहेगा, वही एक न एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारी करंट अफेयर की सेकंड क्लास है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे और अपनी क्लास का जब आप अगली क्लास लेते हो तो पिछले वाली क्लास को रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, फटाफट से मेरे साथ साथ इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर कि इंटेलिजेंस एक सेकंड इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बताइए इसका आंसर। ऑप्शन 1 है संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात है ये, अमीरात, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अमीरात यानी UAE, ठीक है। दूसरा है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है इजराइल और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा इजराइल। क्या हो जाता है? इजराइल हो जाता है इसका हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आती है झटका सीरीज। झटका सीरीज यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में झटका देते हैं, जिसे आपको उनके आंसर तो आते हैं लेकिन आप फिर भी गलत करके आते हो। आपके दिमाग में चलता है कि ये ऑप्शन लगाऊं, ये ऑप्शन लगाऊं, तो आप क्या करते हैं, वो क्वेश्चन आपको झटका दे देते हैं। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? झटका सीरीज रखा है, ताकि आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आए आप उन्हें अच्छे से याद कर ले। एक सीरीज को पूरा 10 मिनट तक रटना है आपको अच्छे से, पूरा बिल्कुल, मतलब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, फटाफट से आंसर लगा दे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आज हमने लिए हैं भारत के प्रमुख 9 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान। कौन से लिए हैं? भारत के जो शीर्ष प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, हमने उनके नाम लिए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से उनके नाम आप लोग मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो पहला हो जाता है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा हो जाता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट से लिखते हुए चलेंगे। कहाँ पे हो जाता है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? इसके सामने ही लिख देते हैं, ये हो जाता है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर। मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। पेन थोड़ा सा मोटा हो चुका है, इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। फटाफट से बताइए इसका आंसर कि जो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? बताइए फटाफट से। तो ये हो जाता है हमारा मरुभूमि, पहला कहाँ हो जाता है हमारा? जम्मू कश्मीर में। मरुभूमि हो जाता है हमारा राजस्थान में। कहाँ पर हो जाता है? राजस्थान, ठीक है। तीसरा आ जाता है, ये ऐसे 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भारत के सबसे ऊंचे, सबसे शीर्ष नंबर पर है। तीसरा हो जाता है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान? ये हमारा उत्तराखंड में आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? उत्तराखंड में। फटाफट से इनके नाम नोट डाउन करते रहेंगे। तीसरा आ जाता है नामदफा है, ये गलत टाइपिंग हुई है, नामदफा कर लेंगे इसे। क्या है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ पे हो जाता है? ये हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल
प्रदेश। फटाफट से आप लोग इन्हें नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ ही। इसके बाद आ जाता है खंग चेंदोंगी राष्ट्रीय उद्यान। ये खांग है, खांग चेंदोंगी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाता है हमारा? खांग चेंदोंगी राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है हमारा सिक्किम में। कहाँ पर हो जाता है? सिक्किम। इनके नाम फटाफट से आप लोग लिखते हुए चलेंगे। ये हो जाता है हमारा सिक्किम में। छठे नंबर पे आता है हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर हो जाता है? ये है हमारा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आता है हमारा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान फटाफट बताइए कहाँ पर है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है हमारा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। इसके बाद आता है, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ मैं, आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा। इसके बाद आता है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। लिखेंगे इसी के सामने सुंदरवन, ये हमने लिख ही लिए थे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और एक और हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है, वो है इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान। वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर 10 करके, इंद्रवती, इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। तो कितने हो गए? टॉप 10 हो गए, यानी 10 शीर्ष राष्ट्रीय उद्यान हो गए। कहाँ पर? मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। सबसे पहला हमारा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है। तीसरा गंगोत्री, उत्तराखंड में है। ये नामदफा है, नामदफा। नामदफा हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। खंग चेंदोंगी, ये खांग है, खांग चेंदोंगी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ पर है? सिक्किम में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमारा गुजरात में है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और इंद्रवती राष्ट्रीय उद्यान हमारा छत्तीसगढ़ में है। फटाफट से इनके नाम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, फटाफट से इनके नाम नोट डाउन करेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दुनिया की किस पूर्व नंबर 1 ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है जोहाना कोंटा, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर। क्या है ये? रोजर है। तीसरा है इवान लेंडल और चौथा है जॉन मैकनरो। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग उसे ठीक कर लेंगे, जैसे ये रोजर फेडरर है। दुनिया की किस पूर्व नंबर 1 ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन 1 है हमारा जोहाना कोंटा, दूसरा है रोजर फेडरर, तीसरा है इवान लेंडर और चौथा है जॉन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जॉन मैकनरो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 1, यानी जोहाना कोंटा इज द राइट आंसर। जोहाना कोंटा ने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। किससे? टेनिस से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50
सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है? किसने की है? फॉर्च्यून इंडिया ने की है भारत की 50 सबसे शक्ति महिलाओं की सूची जारी। इस लिस्ट में प्रथम 3 स्थानों पर है ये, प्रथम 3 स्थानों पर, एक सेकंड मैं इसे सही कर देती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है। ये है स्थान, 3 स्थानों पर किसे जगह दी गई है? निर्मला इन तीनों में से प्रथम, द्वितीय, 4 है ये, ममता बनर्जी है, ये नीचे लिखा हुआ है ममता बनर्जी। तो इनमें से कौन सी वो महिलाएं हैं जिन्हें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला है? बताइए। निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान मिला है? सौम्या स्वामीनाथन को कौन सा? नीता अंबानी को कौन सा? और ममता बनर्जी को कौन सा? तो बताएंगे आप लोग। निर्मला सीतारमण को मिला है प्रथम स्थान, सौम्या स्वामीनाथन को मिला है तीसरा स्थान, नीता अंबानी को मिला है द्वितीय स्थान यानी दूसरा। रफ कर देती हूँ मैं एक बार, दूसरा स्थान। तो प्रथम किसे मिला है? निर्मला सीतारमण को, दूसरा नीता अंबानी को और तीसरा सौम्या स्वामीनाथन को। ममता बनर्जी का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। अब फिर से आ जाती है एक बार आपकी झटका सीरीज। कौन सी आ जाती है? झटका सीरीज फिर से आ जाती है। इसे फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसमें हम लेके आए हैं कुछ प्रमुख पुस्तकें जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इन्हें आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट पुस्तक कौन सी है हमारी? पहली पुस्तक है लखनऊ बाय। ये बाय नहीं है, ये बोए है, लखनऊ बोए, ठीक है। दूसरी पुस्तक है हमारी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तीसरी पुस्तक है हमारी इग्नाइटेड माइंड्स। चौथी है द ऑडेसिटी ऑफ होप और पांचवी है पॉलिटिक्स इन इंडिया और छठी है इंडिया विंग्स फ्रीडम। तो ये किसने लिखी है बताएंगे आप लोग फटाफट से इनके आंसर कि इनके लेखक कौन है। लखनऊ बाय जो पुस्तक है, लखनऊ बॉय जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है विनोद मेहता जी, जिनका निधन हो चुका है। कौन है? विनोद मेहता। मेरे साथ साथ ही आप लोग इनके राइटर्स के नाम नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ज्यादा मोटा हो गया। दूसरी है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। बताइए फटाफट से, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हो जाते हैं दुर्गा दास। कौन हो जाते हैं? दुर्गा दास ने लिखी है ये पुस्तक। तीसरी है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स लेखक के पुस्तक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? यहीं पे लिख देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी कौन सी पुस्तक? इग्नाइटेड माइंड्स, ठीक है। इसके बाद आती है द ऑडेसिटी ऑफ होप। फटाफट से इन्हें साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे। द ऑडेसिटी ऑफ होप की पुस्तक, जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी बराक ओबामा ने। कौन है बराक ओबामा? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखी थी ये, ठीक है। इसके बाद आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया। बताइए इसके लेखक कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है? किसने लिखी थी ये? रजनी कोठारी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रजनी कोठारी। ये पुस्तकों के नाम आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम 6, 5 या 10 पुस्तकें डेली करते हैं तो आप सोचिए कि एक महीने में कितनी पुस्तकें हमारे याद हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ा और चल दिए, कम से कम 10 बार पढ़ना है उन्हें। 10 बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाएगी कि इस पुस्तक के राइटर कौन है। लास्ट है इंडिया विंग्स फ्रीडम। इसका आप सभी जानते हैं किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? एपीजे अब्दुल कलाम। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि
वर्ल्ड एथलेटिक्स ने खेल को भारत में बढ़ावा देने के लिए किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो बताइए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुरबचन सिंह रंधावा। फटाफट से इसका आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? गुरबचन सिंह रंधावा। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है जो लॉन्ग जंपर है? उनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। तीसरा ऑप्शन है हमारा नीलम जसवंत सिंह। कौन है? नीलम जसवंत सिंह। और चौथा ऑप्शन है KM बिनामोल। KM बिनामोल। इन चारों में से किसने, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने खेल को भारत में बढ़ावा देने के लिए किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? इनमें से किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है गुरबचन सिंह, दूसरा है लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज, तीसरा है नीलम जसवंत सिंह और चौथा है KM बिनामेल। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, यानी अंजू बॉबी जॉर्ज। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस तेलुगु गायक का निधन हो गया? जो तेलुगु गायक है उनका निधन हो गया है और वो किससे सम्मानित है? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। फटाफट से बताएंगे आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा श्रेवेनेला सीताराम शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है नकुल अभ्यंकर, तीसरा ऑप्शन है प्रिया हिमेश और चौथा ऑप्शन है पवन कल्याण। क्या है चौथा ऑप्शन? पवन कल्याण। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। कौन से हैं ऐसे तेलुगु गायक जिनका हाल ही में निधन हुआ है? उनका नाम है श्रेवेनेला सीताराम शास्त्री, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। श्रेवेनेला सीताराम शास्त्री इसके वो है, इसका आंसर है जिनका निधन हो गया। और वो क्या थे? तेलुगु गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा 6 नंबर। प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। पुस्तक का नाम क्या है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, दूसरा है ऑप्शन हमारा द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस और चौथा ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऐसी इसमें से कौन सी वो पुस्तक है जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है और प्रसार भारती के अध्यक्ष द्वारा वो लिखित है? फटाफट से बताइए उस पुस्तक का नाम। ऑप्शन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस और लास्ट ऑप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एवं गवर्नेंस। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एवं गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? फटाफट से बताएंगे आप लोग। कौन कौन से है ऑप्शन? वाचस्पति पुरस्कार है, दूसरा ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, तीसरा है राज्योत्सव पुरस्कार और चौथा है बुकर पुरस्कार। फटाफट से इसका आंसर देंगे कि जो भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक पुरस्कार से सम्मानित किया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? वाचस्पति है, सरस्वती है, राज्योत्सव है या बुकर पुरस्कार है? फटाफट से इसका आंसर देंगे आप लोग। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी राज्योत्सव पुरस्कार। कौन सा हो जाता है? राज्योत्सव पुरस्कार इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फटाफट से बताएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। फिर से आ जाती है आपकी झटका सीरीज, जिसमें आपको क्या बताया गया है? साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार, यानी साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग नोट डाउन करेंगे मेरे साथ साथ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये कैसा पुरस्कार है? ये सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, एक सेकंड।
जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो क्या है, सबसे उत्तम यानी सर्वोत्तम माना जाता है। किसमें, इसमें साहित्य के क्षेत्र में। और इसमें कितनी राशि मिलती है, 11 लाख की राशि मिलती है, 11 लाख रुपए की राशि मिलती है, 11 लाख। ठीक है, सर्वोत्तम पुरस्कार माना जाता है। ये भारत का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कितनी राशि दी जाती है, 11 लाख की राशि दी जाती है। दूसरा आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसमें कौन सी कितनी राशि दी जाती है, इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी, 1 लाख। तीसरा पुरस्कार आता है हमारा, ये सभी पुरस्कार किस में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तीसरा आता है भारत भारती पुरस्कार। नोट डाउन करते हुए चलेंगे। भारत भारती पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 5,02,000 रुपए की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है, 5,02,000 रुपए की राशि। और ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार, हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है, 5,02,000 की राशि दी जाती है। इसके बाद आता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है, इसमें राशि मिलती है आपको, कितने रुपए मिलते हैं, 4 लाख रुपए मिलते हैं। और लास्ट है व्यास सम्मान, इसमें आपको 3 लाख की राशि दी जाती है। और ये सारे किससे संबंधित है, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कार को देकर सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, फटाफट से आप लोग ये नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। फटाफट से बताइए, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें नंबर के है, इसमें कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है मनोज मुकुंद नरवणे, थल सेना के अध्यक्ष है। ठीक है, दूसरे है दलबीर सिंह सुहाग, तीसरे है बिपिन चंद्र जोशी और चौथे है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन 1 है मनोज मुकुंद नरवणे, दूसरा है दलबीर सिंह सुहाग, तीसरा है विपिन चंद्र जोशी और चौथा है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो। क्या हो जाता है, मनोज कुमार मागो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। कि किस राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप से स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप से स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन 1 है हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा है बिहार और चौथा है हमारा राजस्थान। तो बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा केरल। केरल राज्य सरकार ने क्या की है, कुछ जिलों में प्रायोगिक रूप से स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। क्या हो जाता है इसका आंसर, ये हो जाता है केरल, यानी केरल राज्य सरकार ने ये शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर कि 2 दिसंबर ठीक है 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया गया या मनाया जाता है। ठीक है, मनाया
जाता है। तो ऑप्शन 1 है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर डे, तीसरा ऑप्शन है प्रेस फ्री डे और चौथा ऑप्शन है एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे क्या है? एंटी टेररिज्म डे हमारा फोर्थ ऑप्शन है। फटाफट से बताइए आप लोग कि 2 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे, प्रेस फ्री डे या एंटी टेररिज्म डे या नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। फटाफट से इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं दिसंबर के। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, प्रमुख दिवस दिसंबर माह के जो इंपॉर्टेंट डेज है, जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट मेरे साथ। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। 11 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व यूनिसेफ दिवस। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, किसके? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। 27 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। कौन कौन से दिवस हो जाते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये प्रमुख दिवस कहाँ के हैं? दिसंबर मंथ के हैं, इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 11 दिसंबर को विश्व यूनिसेफ दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस। एक और लिख लेते हैं 10 दिसंबर को, ये भी अक्सर पूछा जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पंजाब किंग्स, यानी इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर देंगे आप लोग। पंजाब किंग्स टीम के असिस्टेंट कोच ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, तो प्लीज आंसर जरूर दे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर था, आप लोगों ने तो नहीं दिया कमेंट करके, लेकिन मैं ही बता देती हूँ, उसका आंसर था हमारा एंडी फ्लावर। क्या था? एंडी फ्लावर उस क्वेश्चन का आंसर था, जो हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग उसे देखने के लिए पिछली क्लास देखेंगे, तब उसका राइट आंसर देखेंगे एंडी फ्लावर। ठीक है, ये जो है पंजाब किंग्स टीम के असिस्टेंट कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका नाम। ठीक है, फिर कल मैं आपको बताती हूँ इसका नाम क्या है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना भी आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेट होते हैं। हमें क्या होता है, हमारी अंदर एक एनर्जी आती है कि हम और ज़्यादा अच्छा करें आपके लिए। पूरा दिन मेहनत करनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन क्लास में कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली क्लासेज लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ से जितनी क्लासेज आपको लेनी है वहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।